हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, स्टडी आईक्यू की बुक से हम लोग चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज। ब्रिटिश एम्पायर के रिश्ते कैसे थे आसपास के पड़ोसी देशों के साथ। उनके कंटेम्प्रेरी टाइम की यहाँ पर बात हो रही है जब वो इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे। ठीक है, अब देखो, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इंडिया जो है उसने नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप डेवलप करे ऑन अ न्यू बेसिस। न्यू बेसिस इसलिए बोला जा रहा है, भारत के रिश्ते जैसे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान दूसरी कंट्रीज के साथ डेवलप हुए। आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को अगर आप पकड़ लो, लाइक म्यांमार, अफगानिस्तान, ये रिलेशनशिप के अंदर एक बिल्कुल ही नया एस्पेक्ट था। भारत इससे पहले जनरली रिश्ते कैसे मेंटेन करता था अपने पड़ोसी देशों के साथ? इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापारी होता था ना किसी न किसी कंट्री से, है ना। आप एंशियंट टाइम देखते आए हो, मेडिवल टाइम्स देखकर आए हो, व्यवहार होता था। या फिर क्या एक्सचेंज होती थी? एम्बेसी। एम्बेसडर जाते थे कि नहीं जाते थे? एक राजा, इंडिया के अंदर जो राजा बैठा हुआ है उसके दरबार में किसी न किसी को भेज रहा है ना। तो अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया डेवलप्ड रिलेशंस विद इट्स नेबर्स ऑन अ न्यू बेसिस एंड इट वाज द रिजल्ट ऑफ टू फैक्टर्स। क्या क्या? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन ऑफ द कंट्री। इट इम्पेल्ड द गवर्नमेंट टू रीच आउट टू द नेचुरल जोग्राफिकल फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। यहां पर इनको नए नए रिश्ते जो थे वो बनाने थे ब्रिटिश इंडिया को, और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिया को जो कंसोलिडेट करना था। तो इनको लगा हम अपना एक्सपेंशनिज्म कंसोलिडेशन करते करते नए नए एरियाज को भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर इंडिया को गुलाम बना सकते हैं तो बाकी कंट्रीज जो कि एशिया और अफ्रीका का पार्ट है उनको भी तो हम गुलाम बना सकते हैं। तो दिस वॉज एसेंशियल बोथ फॉर डिफेंस एंड इंटरनल कोहेजन। कोहेजन का जो वर्ड है मैं आपको अक्सर बताते रहता हूँ, ये टर्म आया कोजाइवनेस से। कोजाइवनेस का मतलब क्या होता है? इंटरनल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंटरनल कोहेजन का मतलब क्या है? इंटरनल बॉन्डिंग। और डिफेंस के पर्पज से इन्होंने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बनाना शुरू करे। यहां पर याद रखना, इंडिया अपनी मर्जी से नहीं बना रहा है, ये सब कुछ हो रहा है अंडर ब्रिटिश रूल। नाम हो जाएगा इंडिया का। तो 1870 और 1914 के बीच में जो साल थे, 1914 यहां पर क्या है, 1914 से क्या शुरू हो गया था? पहला वर्ल्ड वॉर। ठीक है, पता है ना आपको ये बड़ी बात? 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इट विटनेस्ड इंटेंस स्ट्रगल बिटवीन द यूरोपियन पावर, कॉलोनीज की सर्च में, मार्केट की सर्च में। दो कॉन्टिनेंट्स को टारगेट करा गया कॉलोनियल पावर्स के द्वारा, एक अफ्रीका, एक एशिया। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज जो थी यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की, दे हैड सरप्लस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचने के लिए एंड सरप्लस कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए। जो सरकारें थी यूरोप में, देवर विलिंग टू प्रोड्यूस देयर कमर्शियल, देवर विलिंग टू प्रमोट देयर कमर्शियल इंटरेस्ट, भले ही उनको फोर्स क्यों यूज करनी पड़े अगेंस्ट द राइवल्स, एज वेल एज द कंट्री टू बिकम कमर्शियली पेनिट्रेटेड। कुल मिलाकर ये अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर जाकर अलग देशों के ऊपर कब्जा क्यों कर रहे हैं यूरोपियन पावर्स? इनका मकसद क्या है? अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को एक्सपेंड करना। ठीक है, अब इन सबकी एक डिजायर भी थी कि हमें ब्रिटिश एम्पायर को डिफेंड करना है। अब आपने एक चीज कभी नोटिस करी है ब्रिटिश रूल में? देखो, प्राचीन भारत की अगर आप बात कर लो, मध्यकालीन भारत की बात कर लो, एंशियंट और मेडिवल इंडिया में भारत में सबसे मनुष्य जगह कौन सी रही है? बार बार आक्रमण होता रहता था और अच्छी अच्छी सल्तनत डायनेस्टीज वगैरह मिट गई। नॉर्थ वेस्ट। एक यूनिक एस्पेक्ट बताऊं मैं आपको। आपने कभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सुना है कि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा कंसर्न है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए? आप इतनी हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में अच्छा खासा आप लोग जानते हो, है ना। गांधी के टाइमलाइन को आप जानते हो, आप उनके कंसोलिडेशन पावर को जानते हो, उनकी पोर्चुगीज फ्रेंच पावर के साथ लड़ाई को जानते हो, उनके इनिशियल डेज को जानते हो, जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स उनको मिले। कभी भी आपने किसी भी टॉपिक के अंदर उनको नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए परेशान होते हुए देखा है? इतनी हिस्ट्री तो आप जानते हो यार मॉडर्न इंडिया की, बताओ, देखा है?
मैं परेशान होती हूँ कह रहा हूँ एज कम्पेयर टू एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स। ऐसा कौन सा पेज होता है हमारे एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का जहां पर नॉर्थ वेस्ट का जिक्र ना हो? बताओ, होता है ऐसा कोई पेज? हर किसी के डायनेस्टी और सल्तनत के फॉल होने के पीछे शायद नहीं बताना जरा नॉर्थ वेस्ट रीजन नहीं रिस्पॉन्सिबल होता कि कभी बातें स्काइतीन चले आ रहे हैं, पार्थिन चले आ रहे हैं, कभी कोई चला आ रहा है इन्वेटर, कभी कोई अरब चले आ रहे हैं, टर्क्स चले आ रहे हैं। आपने अंग्रेजी हुकूमत के टाइम पर ये ऐसी कोई दिक्कतें सुनी है? बताओ, है शरे ऐसी कोई दिक्कतें ठकुराइन सुगंधा? नहीं ना, होंगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स, है ना मयूर? ये कहना एक लॉजिकल बात है। तो डिजायर टू डिफेंड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए और दूसरे यूरोपियन पावर्स को एक वन आर्म डिस्टेंस रखने के लिए, वन आर्म डिस्टेंस पर रखने के लिए इंडिया से, इट ऑफन लेट द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू कमिट एग्रेशन ऑन इंडियन नेबर्स। यानी कि भारत के अंदर कोई घुसेगा ही नहीं, भारत के अंदर घुसेगा कौन? पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी मुल्क के ऊपर ही कब्जा कर लो। अच्छा, ब्रिटिशर्स को डर क्यों नहीं था इस टाइम पर जब ये भारत के अंदर आते हैं? ये अरब्स का, टर्क्स का, या फिर सेंट्रल एशिया या फिर मिडिल ईस्ट से होने वाली फॉरेन इन्वेजन का, इनको डर क्यों नहीं था? आप लोग मुझे कोई एक ठोस रीजन बता सकते हो? बताओ, अगर प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया, मेंस के अंदर एनालिसिस आई, आप क्या लिखोगे? क्यों डर नहीं था इनको? कितना रिलैक्स होकर बैठे हुए ना। मैं आपसे फिर से वही सवाल कर रहा हूं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पीछे इनको परेशान होते हुए देखा आपने? अगर ये परेशान हो रहे होते मयूर तो बंगाल तक जाने की सोचते। मध्यकालीन भारत था शायनी, आप मुझे बता दो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री तक किसने ये सोचा कि हम लोग बंगाल को अपनी प्रेसिडेंसी बनाना चाह रहे हैं, मेन अड्डा बनाना चाह रहे हैं? बताओ, कौन सी पावर थी? मुगल्स के अंदर भी इतनी दम थी क्या? हर किसी को डर क्या लगा रहता था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इनको डर क्यों नहीं था? मुझे ये वाली बात जाननी है। जबकि मयूर एक बात बताओ, बाहर से आए हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके इकोनॉमिक पावर को अपने हाथ में लिया, फिर पॉलिटिकल पावर को हाथ में लिया। इनको तो सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए इन्वेजन का, है ना? स्पेशली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का। इतिहास तो जानते होंगे ना, पागल तो है नहीं यहां पर आके कहीं भी बैठ गए। फिर भी मैं आपसे, हाँ, नहीं यार मजे नहीं आए रीजन सुनने में। और कुछ जो मैं रट कर आया ना मयूर, वो बताओ। हाँ बताओ श्रेया, क्या? सारी बातें ठीक है श्रेया, लेकिन अरब और टर्क्स वगैरह ये तो देखेंगे नहीं ना कि इन्होंने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। पॉलिटिकल पावर बन श्रेया, इस चैप्टर तक आते आते पॉलिटिकल पावर बन चुके हैं, भयंकर वाली है। नहीं नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि इनको डर क्यों नहीं? आप देखोगे ही नहीं। मैं आपको एक बात क्लेम करके दे रहा हूं आप लोगों को कि आप देखोगे ही नहीं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर खतरा इनको। क्यों? ऐसा क्यों? ये वाली बात बताओ। आपके लोगों के सारे आर्गुमेंट ठीक है, मैं इस टाइम लाइन की बात कर रहा हूं कि मतलब इनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर खतरा क्यों नहीं है? क्यों नहीं मंडराता हुआ दिख रहा है? डरे क्यों नहीं है ये? क्यों नहीं उसको गार्ड कर रहे हैं? क्यों नहीं उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या रीजन है उसके पीछे? श्रेया, एक हिंट देता हूं, अब आंसर बना लो शाइनी अपना। टेक्नोलॉजी, बंदूकें, मस्केट। आपको पता है ना, मुसलमान शासन जहां पर भी रहा है मयूर, वो कभी भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात नहीं करी उसने इतिहास में, कभी भी, कभी भी, है ना? किसी ने नहीं करी। अब जो बेटर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स इनके पास है वो किसी और के पास थे क्या? बात यहां पर ब्रिटिशर्स की नहीं है, बात यहां पर यूरोपियन पावर्स की है। क्योंकि अगर श्रेया डर लग रहा होता ना अगर किसी को भी यूरोपियन पावर्स को, तो पोर्चुगीज तो सबसे पहले आए थे, अरब ट्रेडर्स को खदेड़ के फेंक दिया था कुछ महीनों के अंदर। याद है उनकी एक शिप्स की एक खास बात, शिप पर तोपे इंस्टॉल करवाना वो जानते थे अपने। हमने एक चीज पढ़ी थी ना, डबल टैक शिप्स, और उस पर तोपे, टॉप पर तोप इंस्टॉल करवाना। और बोर्ड की डिजाइनिंग भी ऐसी थी जो ओशन करंट्स, वाटर करंट्स को काटते चले स्पीड में। याद है वो सारी बातें? तो मेन रीजन क्या है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब क्या होता है? ये बंदूकें या हथियार, गोला बारूद वगैरह। कैनन वॉरफेयर लड़ते थे ज्यादा से ज्यादा जो आ, मुसलमान लोग थे, वो कैनन वॉरफेयर में बिलीव करते थे। बिलीव क्या करते थे? थे ही टेक्नोलॉजी, औकात ही उतनी उतनी थी।
तभी तो याद है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2014 में, मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। इंट्रोडक्शन ऑफ बाबर लेट सॉरी अराइवल ऑफ बाबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन इंडिया। याद है वो स्टेटमेंट? ये सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बाबर के आने से पहले गन पाउडर इंट्रोड्यूस हो चुका था। इंट्रोड्यूस होने की तो बात है, हम लोग यूज करने की तो बात कर नहीं रहे। बैटल ऑफ पानीपत में ठीक है कैनन्स वगैरह गोला बारूद यूज हुआ है, लेकिन क्या बंदूकें यूज हुई हैं? मस्केट्स यूज हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में यूज हुए मस्केट्स? बताओ। गोलियां यूज हुई हैं? नहीं। अंग्रेज तो शुरू से उसके साथ प्रिपेयर होकर आते। तो आप मुझे क्या बताओ, तोप ज्यादा जल्दी छूटेगी मयूर या गोली? तोप ज्यादा लोगों को टारगेट करेगी या गोलियां? गोलियां। तोप सही टारगेट करेगी कि गोली? तो इन अदर वर्ड्स, द डिजायर ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट to consolidate their administrative and political power in the region, it led them into conflict with countries neighboring India. मतलब आप मुझे क्या बताओ, यहां पर आपने क्या सीखा इंट्रोडक्शन से? नेबरिंग कंट्रीज क्या भिड़ रही है ब्रिटिशर से, या ब्रिटिशर्स भिड़ रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज से जानबूझकर? ब्रिटिशर्स भिड़ रहे हैं। क्यों भिड़ रहे हैं? वो किसको हाथ से नहीं जाने देना चाहते? इंडिया को। और इंडिया काइंड ऑफ नॉर्दर्न साइड से कैसी कंट्री है? नॉर्दर्न साइड से लैंडलॉक है कि नहीं है? और अंग्रेज हुकूमत भी सॉरी ये इतिहास भी जानते होंगे पुरानी हुकूमतों का, कि कभी भी यहां पर कोई भी इन्वेट करता वो चला आता है। क्या ये फेमिलियर होंगे आपको लगता है चंगेज खान के रूल, चंगेज खान की इन्वेजन से, स्काइथियंस पार्थियंस की इन्वेजन से, मेडिवल इंडिया के टाइम से, एंशिएंट इंडिया के टाइम से? इनको पता था भारत का इतिहास के नहीं पता था? बिल्कुल पता था। याद है किसी भी एरिया में कब्जा करने से पहले ये डिटेल्ड सर्वे सब कुछ बहुत डिटेल में करते थे, इंफॉर्मेशन लेकर जाते थे तभी वो करते थे। याद है जब इनको लैंड कोई भी चाहिए होता था, जो आइडल लैंड पड़ा हुआ है जिसको हम लोग वेस्ट लैंड कहते हैं ज्योग्राफी में, जब वहां पर इनको उस जमीन को उपजाऊ बनाना है तो मयूर डिटेल्ड सर्वे नहीं करते थे? आवर पास्ट जो बुक है हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी पहले चैप्टर के अंदर, उसने हमने पढ़ा था। इन्होंने म्यूजियम बनाया था, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बनाया था, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखते थे वहाँ पर, सेंसस, सर्वे, सैम्पलिंग मेथड, ये सब कुछ कंडक्ट करवाते थे वहाँ पर, टोपोग्राफी को जानने के लिए, लोगों को जानने के लिए, है ना? तो हम अलग अलग कंट्रीज के रिलेशनशिप को डिस्कस कर कंट्रीज के साथ ब्रिटिश रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहला है एंग्लो बर्मीज रिलेशन। अब एंग्लो वर्ड का यहां पर क्या मतलब है? ब्रिटिशर्स। बर्मीज मतलब बर्मा। बर्मा कौन सी कंट्री है? दूसरा नाम बर्मा का म्यांमार। फेमस लीडर यहां की आज तक की ऑंग सैन सू की। क्या मिला था उसको? नोबेल पीस प्राइज। ठीक है। तो थ्रू 3 सक्सेसिव वॉर्स independent kingdom of Burma was conquered by the Britishers during the 19th century. The conflict was initiated by border clashes. Border clashes मतलब किसकी फोर्सेस के बीच में? बर्मीज फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस। ब्रिटिश मर्चेंट जो थे उनकी शुरू से ही नजरें थी बर्मा के फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर, एंड दे वर कीन टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर्स अमंग द बर्मीज पीपल। जो ब्रिटिश अथॉरिटीज जो थे, they also wanted to check the spread of French commercial and political influence in Burma and the rest of Southeast Asia. तो बर्मा इनको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन लगी। क्यों? ये दिखा देता हूं मैं आपको एक मिनट। यहाँ पर आप देखो, ये म्यांमार है, बगल में क्या है? इंडिया। ठीक है। अगर इस पे कंट्रोल पालें, ऊपर से चाइना की तरफ भी एक्सेस है ट्रेड का। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, लाओ, पीडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, मले पेनिनसुला पूरे का पूरा यहाँ पर एक्सेस है। सदर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड में चाइना, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये भूटान, नेपाल, और ईस्टर्न साइड में कौन? इंडिया। है स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनके लिए? है। जानबूझ के इसलिए भिड़ना शुरू करेंगे ब्रिटिश फोर्सेस बर्मीज फोर्सेस के साथ। और म्यांमार में अगर इनको टकराना है
बर्मीज फोर्सेस से, मतलब बर्मा से टकराना अगर इनको, तो यहाँ पर इनको कहाँ पर पहल करनी पड़ेगी अंग्रेजों को? इंडिया के कौन से हिस्से में? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, राइट। पहले मुझे ये बताओ, ये लोकेशन वाला एंगल समझ में आया आपको? बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर से कुछ बताओ, स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाली बात समझ में आ गई म्यांमार की क्या है स्ट्रैटेजिक लोकेशन? ठीक है, वापस आओ। ऐसी जगह पर ना मैप बना दिया करो। ये वाले चैप्टर, इसी चैप्टर की मैं श्रेया बात कर रहा था कि स्पेक्ट्रम में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखा है, यहाँ पर ये सही है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन बर्मा एंड ब्रिटिश। बर्मा वांटेड टू एक्सपेंड वेस्टवर्ड्स, ऐसा अंग्रेजों को बोलना था कि ये जो है, यहाँ पर आपको दोनों पार्टीज के बीच में पॉलिटिकल क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं ना। म्यांमार, बर्मा, म्यांमार वैसे टर्म यूज नहीं होता था उस टाइम पर, जैसे श्रीलंका टर्म बाद में आया, पहले सिलोन यूज होता था। तो बर्मा जो है वो वेस्टवर्ड की तरफ एक्सपेंड करना चाहता था अपने इन्फ्लुएंस को, अपनी टेरिटरीज को। अब वेस्टवर्ड अगर ये जाना चाह रहा है, यानी कि इंडिया की तरफ जाना चाह रहा है, इंडिया की तरफ जाना चाह रहा है ना। अब इंडिया में आने से इनको कौन रोकेगा? ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स जो थे, देवर ग्रीडी फॉर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ बर्मा एंड द मार्केट ऑफ बर्मा फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। एंड ब्रिटिश वांटेड टू चेक एंड स्टॉप फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड बर्मा रीजन। और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के संबंध कैसे थे? फ्रेंच फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस के रेवलरी थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बर्मा वॉर 1824 टू 1826। बैकग्राउंड क्या है? बर्मा जो है, इट वॉज यूनाइटेड बाय अ किंग नोन एज ओलांगपाया। ओलांगपाया 1752 टू 1760। इसका जो सक्सेसर था बोदाफ पाया, इसने अकरान रीजन, अराकन रीजन और मणिपुर रीजन के ऊपर कब्जा करा था, उसको कॉन्कर कर लिया था 1785 में और 1813 में। अब आप यहाँ पर ना इंडिया और उसकी डिबेट में मत फंस जाना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो टाइम पीरियड है 1700 वाला, 1750 वाला, इस ज़माने में प्रॉपर तरीके से इंडिया की कोई बाउंड्री है कि हम ये कह सकें हमारा भारत है, या कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है भारत के अंदर? हम देखो, एक अलग बात है वो आप कहने को देखो कह सकते हो कि हाँ सर सेंट्रलाइज अथॉरिटी मुगल एम्पायर होते थे, है ना, या उससे पहले दिल्ली सल्तनत होते थे। या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एक सुल्तान का होना और एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट का होना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का ना होकर सारी की सारी बातें एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी से आना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनना, ऐसा कुछ होता था क्या? पार्लियामेंट जैसा कोई स्ट्रक्चर था? नहीं ना। तो बुदाफ पाया ने क्या करा? अराकन और मणिपुर रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया 1785 में, और 1813 में क्या करा? ब्रिंगिंग बर्मास बॉर्डर अप टू ब्रिटिश इंडिया, चिपका दिया उसको उसके साथ, मतलब कब्जा करते करते, एक्सपेंशनिज्म और कंसोलिडेशन करते करते। बर्मीज जो वेस्टवर्ड की तरफ एक्सपेंशन करना चाह रहे थे शुरू से, इट वॉज अ थ्रेट टू असम एंड ब्रह्मपुत्र वैली। अब ये रीजन ब्रिटिशर्स हाथ से जाने देंगे क्या? बताओ, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इलाका है, हाथ से जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। यहां ब्रिटिशर्स ऑलरेडी क्या करना शुरू कर चुके थे? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, याद है? कॉफी एंड टी फार्मिंग, इन्होंने उसको क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग, याद है? वो बनाना शुरू करे थे, वहां की टोपोग्राफी चेंज कर रही थी, आज भी पूरी पूरी चेंज है। इन्होंने ऐसे स्टेट्स बना रखे हैं ना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, चाय बागान, याद है? टाइम जोन का भी एक कन्वर्ट हुआ था एक बार फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, असम को लेकर चाय बागान टाइम जोन। तो दिस लेड टू कंटिन्यूस फ्रिक्शन along the ill-defined border between Bengal and Burma. फाइनली 1822 में बर्मा कैप्चर्ड असम। जो चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स जो हैं, मैं आपको अक्सर इनके बारे में बताता रहता हूँ। पहले तो ये डक्का का पार्ट थे, और अब जो डक्का है या डेक्कन है वो कहाँ पर है? डेक्कन नहीं, सॉरी, जो ढाका है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स कहाँ पर है अभी? बांग्लादेश। किससे चिपके हुए हैं वैसे? इंडिया के थोड़ा सा बंगाल साइड से चिपके हुए हैं, ठीक है। तो चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट जो है, दे ऑल्सो बिकेम द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। क्यों? क्योंकि जब अगर इनका कब्जा असम तक हो चुका है,
तो फिर और वेस्टवर्ड आते आते बंगाल के ऊपर कब्जा करना कौन सी बड़ी बात है, या फिर इंडिया के अंदर और वेस्टवर्ड की तरफ घुसपैठ करना कौन सी बड़ी बात है इनके लिए, नहीं ना। द अराकन फ्यूजिटिव्स यूज टू टेक शेल्टर इन चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट्स। बर्मीज फोर्सेज जो हैं चेजिंग दीज फ्यूजिटिव्स ऑफन क्रॉस्ड इनटू इंडियन टेरिटरी एंड क्लैशेस ऑन द चित्तगोंग अराकन फ्रंटियर्स केम टू हेड ओवर द पोजीशन ऑफ शाहपुरी आइलैंड इन 1823। ये एक फिल्म्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि शाहपुरी आइलैंड के ऊपर कब्जा जो करा जा रहा था वो कौन सी दो फॉरेन पावर्स के बीच में क्लैश था। तो आपका आंसर क्या होगा, बर्मा एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, विच वॉज फर्स्ट ऑक्यूपाइड बाय बर्मा एंड देन बाय द ब्रिटिशर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, बर्मा एंड ब्रिटिशर्स। उसके बाद ये आइलैंड न्यूट्रल रहे, कोई भी पावर इसके ऊपर कब्जा ना करे। इसका एक प्रपोजल आया था फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द आइलैंड बाय बर्मा, लेकिन इसको ब्रिटिश फोर्सेज ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि भाई साहब तुम कौन होते हो, ये तो इंडिया का पार्ट है शाहपुरी आइलैंड, ये तो बंगाल के पास है, बंगाल की खाड़ी में है ये तो तुम होते कौन हो हमें बताने वाले कि हम इसके ऊपर एक न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करें। तुम यहाँ पर वेस्टवर्ड की तरफ एक्सपेंशन कर रहे हो, ये तो हमारी टेरिटरी है। तो टेंशन बिगेन टू राइज। बर्मीज ऑक्यूपेशन ऑफ मणिपुर एंड असम, जो उन्होंने मणिपुर असम के ऊपर कब्जा कर लिया, ये एक और सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट था बिटवीन द ब्रिटिश फोर्सेज एंड बर्मीज फोर्सेज। जो अंग्रेज जो थे एज अ रिजल्ट स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर इन्फ्लुएंस ओवर द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ छाछर एंड जैंतियास। अब अंग्रेजों को ये लगा ये अगर बर्मीज फोर्सेज वेस्टवर्ड की तरफ आ रहे हैं तो हमें कहां पर चलना चाहिए, हमें ईस्टवर्ड की तरफ चलना चाहिए। अब गारो खासी जैंतिया हिल्स के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना। तो ये चाचर जैंतिया हिल्स बेसिकली क्या है, नॉर्थ ईस्ट की हिल्स है, मणिपुर और आप आसपास के रीजन्स को मान लो। बर्मीज वर एंगर्ड एंड मार्च देयर ट्रूप्स इनटू छाछर रीजन। अ क्लैश बिटवीन द बर्मा एंड द ब्रिटिश फोर्सेस स्टार्टेड। तो क्या हुआ इस वॉर में, जिसको बोला जा रहा है फर्स्ट बर्मा वॉर 1824 टू 1826। द वॉर वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन 24 फरवरी 1824। कुछ सेटबैक रिसीव करने के बाद ब्रिटिश फोर्सेज जो हैं उन्होंने बर्मीज फोर्सेज को खदेड़ फेंका फ्रॉम असम, चाचर, मणिपुर एंड अराकन वैली। ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेज बाय सी occupied Rangoon in May 1824 and reached within 45 miles of the capital at Ava। ये बर्मा की बात हो रही है, ठीक है। और अब देख लो, इनके हाथ में बर्मा आ गया ना, इनके हाथ में रंगून लग गया। तो अब आप समझ गए कि बहादुर शाह जफर टू को रंगून क्यों भेज दिया गया था, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कोई भी कंट्री उठाकर भेज देंगे उनको, वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास होनी तो चाहिए ना। हाउएवर बर्मीज रेजिस्टेंस वॉज टफ एंड डिटरमाइंड, मतलब इतना आसान भी नहीं था बर्मीज फोर्सेस को हराना, ये क्योंकि गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ते थे। गोरिल्ला वॉरफेयर आप जानते हो क्या होता है, जैसे वियतनामीज फोर्सेस ने अमेरिकन के साथ भी लड़ा था गोरिल्ला वॉरफेयर, और पाकिस्तानी फोर्सेस हमारे साथ भी लड़ चुकी है गोरिल्ला वॉरफेयर। उसके बाद इंडियन आर्मी के साथ ये जो नक्सलाइट ग्रुप होते हैं ये भी गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ते रहते हैं। क्या करते हैं इसमें गोरिल्ला वॉरफेयर में, आप जंगल में या किसी जगह पर जाकर पनाह ले लेते हो, बार बार आप बाहर निकल कर आते हो, अटैक करते हो, फिर कुछ हफ्ते, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए दोबारा शांत हो जाते हो, ठीक है। दस द ब्रिटिश एंड द बर्मीज मेड पीस विद ईच अदर विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ ज्ञानदाबो विच वॉज साइंड इन फरवरी 1826 1826। अब ये ट्रीटी ऑफ ज्ञानदाबो क्या थी, द ट्रीटी प्रोवाइडेड फॉर बर्मा जो है वो वॉर कंपनसेशन के तौर पर 1 करोड़ रुपए देगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरी कंडीशन, बर्मा जो है उसने जो अराकन और टेनेसेरिम वैली के ऊपर जो कब्जा करके रखा हुआ है, रीजन्स के ऊपर कब्जा करके रखा है, ये दो टेरिटरीज अराकन और टेनेसेरिम, ये दो प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स को देगा। उसके बाद बर्मा जो है वो क्लेम करना छोड़ देगा अपने असम के ऊपर, छाछर रीजन के ऊपर और जैंतिया हिल्स के ऊपर। बर्मा जो है वो मणिपुर को रिकॉग्नाइज करेगा एज इंडिपेंडेंट स्टेट। बर्मा हैड टू नेगोशिएट अ कमर्शियल ट्रीटी विद द कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और बर्मा और ब्रिटेन जो है दे हैड टू एक्सचेंज डिप्लोमेट्स एंड अ ब्रिटिश रेसिडेंट वुड बी एट आवा। देख रहे हो, ये वाली बात अभी तक ये इंडियन रूलर्स के ऊपर लागू करते थे। पहली बार इन्होंने किसी फॉरेन टेरिटरी के ऊपर लागू कर दी कि हमारा रेसिडेंट तुम्हारे दरबार में रहेगा, तुम्हारे किंगडम में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी राजा का कंसेप्ट था बर्मा के अंदर। ओलांग पाया से शुरू हुआ था सब कुछ, ठीक है। Also, Burmese envoy would be at Calcutta. By this treaty, the British deprived Burma of most of its coastline and acquired a firm base in Burma for future expansions.
समझ में आया? पहला एंग्लो बर्मीज वॉर समझ में आया? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।